यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में जो है आपको कक्षा 10 विज्ञान जो है साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि प्रकाश चैप्टर से लिया गया है। और आज की इस वीडियो में आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पक्का एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लाइन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब का देख सकते हैं जो कि कक्षा 10 का है। और आपको हम बता दें, आप यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करने से अच्छा है आप लिंक में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर अगर आप लाइन से वीडियो को देखेंगे तो आपको इधर उधर क्वेश्चन को हेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए जो पहला प्रश्न है आपको क्या पूछ सकता है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या हैं, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। बोला क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, हमें प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताना है। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। रेखा चित्र बनाकर समझाइए। तो चलिए यहाँ पर हम प्रकाश के प्रवर्तन की परिभाषा देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। आप ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में लिखते समय आप हेडिंग जरूर बनाइएगा। जब आप हेडिंग बनाएंगे तो हेडिंग देखने में अच्छी लगती है, और हेडिंग जब बनाएंगे तो शुद्धता मतलब सफाई का भी जो है विशेष ध्यान देना है। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, हेडिंग हमने बना लिया। अब हेडिंग में क्या लिखेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर गिरती है, किसी पालिशदार या पालिश युक्त तल पर गिरती है, या फिर चिकने तल पर गिरती है, किसी पालिशदार तल या चिकने तल पर गिरती है, तो अधिकांश भाग टकराकर लौट जाता है। अधिकांश भाग टकराकर लौट जाता है। प्रकाश के टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में अगर आप देखें तो चित्र में देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो टकराने के बाद अधिकांश भाग लौट जाती है। प्रकाश के टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो है कोई चिकना तल है, मान लीजिए मिरर यानी कि शीशा है, ये प्रकाश की किरण आई है, एरो का मतलब इधर से ही प्रकाश की किरण आई है, ये मान लो सूर्य की तरह बना दे रहे हैं। प्रकाश की किरण इधर से आई और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद लौट गई, तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित, मतलब आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ पर आपतित किरण रहेगा, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर गिरती है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। टकराने के बाद लौट जाती है तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार जो है परावर्तन का बोला है ना, चित्र को बनाकर समझाइए। तो चित्र के हिसाब से यहाँ पर जो बनेगा परावर्तन के नियम जो है, यहाँ पर देखिए 2 नियम बनता है चित्र के अनुसार। आने वाली किरण जो है ये आपतित किरण, टकरा के जाने वाली ये परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है, ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद ये जो आपतन कोण बनता है और ये परावर्तन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई और कोण आर हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे। चित्र के अनुसार यानी कि प्रकाश के परावर्तन के अनुसार दोनों कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम तो कहेंगे लिख भी लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा जो है हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है इससे संबंधित। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न उठाया जाएगा, आपसे उठाया जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए, मतलब क्यों आवश्यक है इसकी शर्त को भी बताइए। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग डालना होगा, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग नहीं डाला है, बाकी आप हेडिंग डाल लीजिएगा अगर डालने की इच्छा होगी तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिए अपवर्तन की क्रिया में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण बना ले, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है,
फिर से सुनिएगा, अपवर्तन की क्रिया में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो यह विरल माध्यम में अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। मतलब ऐसी होने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हम लोग कहते हैं। अब बात आती है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की शर्तें। तो शर्तें में देखिएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की आवश्यक 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या होगी? प्रकाश किरण सदैव, प्रकाश की जो किरण है ये सदैव सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। सघन माध्यम का मतलब क्या होता है? ऐसे आपका रहेगा, यहाँ पर मान लो अभिलंब बना रहेगा, एक तरफ वायु रहेगा मतलब खाली रहेगा और दूसरी तरफ जल या कांच और कुछ भी रहेगा, तो ये सघन होगा और जो खाली एरिया पड़ता है ये विरल माध्यम होता है। ठीक, यहाँ पर जो ये सघन होता है ये विरल होता है। तो वही बोला, प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझाइए। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से दूर हट जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं या फिर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद चौथा नंबर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तल है, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखना है और इसी में आपको साथ साथ पूछा क्या है, उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताइए। तो लिखेंगे कैसे? उत्तल दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f, फोकस दूरी बोला है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ लिख देना, जहाँ f जो है दर्पण की फोकस दूरी है, u जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है, v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। फिर बोला था उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण के उपयोग या 2 उपयोग, नंबर 1 बोला है, नंबर 1 क्या लिखना है? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। और ये क्वेश्चन ध्यान देना, एग्जाम में उठाकर देखिएगा, आपसे कई बार ये पूछा है, क्या हर बार इस मॉडल की सवाल करें। सवाल तो खैर इससे संबंधित पूछी ही जाती है और ऐसे परिभाषा भी आपसे उपयोग पूछेगा। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसके उपयोग तो पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा क्या है? बाजारों तथा गलियों में लगे लैंपों को बनाने में भी आपका जो है उत्तल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हमने आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिलेगा जिसके जरिए से आप लाइन बाय लाइन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। अगर आप मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।